हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 10th। आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट मैथमेटिक्स फॉर द 2024 एंड 25 बैच स्टूडेंट्स। इस नए सेशन के अंदर हम मैथमेटिक्स की शुरुआत यानी गणित की शुरुआत किस प्रकार से करें कि एक बेहतरीन स्कोर हम कर सकते हैं 90, 90, 100 या फिर इनमें से हम कुछ भी स्कोर कर सकते हैं मेरे यार। हालांकि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट होता है मेरे यार। और मैथमेटिक्स के अंदर आपको बेहतरीन स्कोर करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करो, उसको भी पता चले कि वो भी कैसे मैथ के अंदर अच्छा स्कोर कर सकता है मेरे यार। तो फॉर द न्यू सेशन 2024 एंड 25 प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। आइए शुरुआत करते हैं मैथ्स की बाहुबली स्ट्रैटेजी या फिर स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आपको सिलेबस जानना है मेरे यार, किस प्रकार का सिलेबस है वो आपको जानना है। भाई सिलेबस में क्या चैप्टर्स है क्या नहीं है वो देख लो। अभी 9वीं से 10वीं में आए हो सर, अभी तो आए हैं 2 महीना ही तो हुआ है। भाई जून आने वाला है मेरे यार, जून आने वाला है, जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे भाई साहब, 1 महीना है। तो प्लीज़ एटलीस्ट तो इस जून के 10 से 15 दिन फिर पहले 2-3 वीक में अपना सिलेबस देख लो। और एक हम्बल रिक्वेस्ट हर बच्चे को, या तो आप सिलेबस को कहीं लिख लो या तो एक प्रिंट आउट मार लो। सबसे पहले एक वीडियो देखो, मैं कल एक वीडियो डालूंगा मैथमेटिक्स के सिलेबस के ऊपर, डिटेल चर्चा करेंगे। सिलेबस पूरा आपको मैं दिखाऊंगा, सीबीएसई का ऑफिशियल दिखाऊंगा आपको। कल एक वीडियो डालूंगा, उसको पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। और उसके बाद आपको डाउनलोड करना है सैम्पल, आपको डाउनलोड करना है क्या, सिलेबस। और उसका या इधर आप प्रिंट आउट निकाल लो मेरे यार, या तो आप उसका कहीं लिख लो। और हमेशा ट्रैक करते रहना मेरे कितने चैप्टर हुए, कितने कंप्लीट। तो सबसे पहले सिलेबस जानना है आपको, सबसे पहले जानना है आपको क्या है मेरे यार, सिलेबस। आइए देखिए, आपको यहाँ मैं 2 चीज़ देता हूँ, 2 सोर्स देता पढ़ने के लिए। मैथ्स को आइदर वन शॉट लेक्चर से पढ़ सकते हो या तो आप इनको डिटेल लेक्चर से पढ़ सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ से कर सकते हो। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर देखिए अभी जून आने वाला है तो अप्रैल में भी तो कुछ पढ़ाया गया होगा स्कूल में, अप्रैल में तो कुछ पढ़ाया गया होगा। हालांकि मई तो छुट्टी था, मई में तो समर वैकेशन था, अप्रैल में कुछ पढ़ाया गया होगा। तो अप्रैल की जो चीज़ें हैं, आप अप्रैल में जितने भी चैप्टर आपके स्कूल में पढ़ाए गए हैं उनको एटलीस्ट वन शॉट वीडियो से कवर करिए। और जितने नए चैप्टर्स आप कवर करने वाले हो, मान लो आपके स्कूल में 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं अप्रैल के महीने में, तो पहले उन 3 चैप्टर को वन शॉट से कवर कर लो। जो 4th चैप्टर आप स्टार्ट करोगे इसी छुट्टी के अंदर, उसको डिटेल लेक्चर देखना। या तो ऐसे कर लो, या फिर सभी चैप्टर के वन शॉट देखो, या फिर सभी चैप्टर डिटेल लेक्चर देखो। यहाँ मैं आपको क्या करूँगा, आपके लिए ये भाई सजेशन है, आप पे मैं छोड़ रहा हूँ। आप क्या देखना आप पे निर्भर करता है, आप किस प्रकार का आपकी क्वालिटी है, आप अपने हिसाब से देखो, अपने हिसाब से देखना है। देखिए वन शॉट खराब नहीं होते या फिर लेक्चर खराब नहीं होते, ये दोनों ही समय का खेल होता है। समय है तो डिटेल लेक्चर देखो, अगर नहीं है, टाइम कम लग रहा है, स्कूल जल्दी खुलने वाला है सर, तो क्या करें, तो वन शॉट देखो। मैंने कह भी दिया ये समय का खेल है भाई साहब, वन शॉट खराब नहीं होता या डिटेल लेक्चर, दोनों ही बेहतरीन होते हैं भाई साहब। कुछ बच्चे बोर्ड से 1 महीने पहले वन शॉट देख के भाई टॉपर हो जाते हैं भाई साहब। हालांकि मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आप देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ स्टार्टिंग से पढ़ लीजिए, स्टार्टिंग से 4 घंटे 6 घंटे सेल्फ स्टडी करते रहिए, 4 घंटे 3 घंटे इस प्रकार सेल्फ स्टार्टिंग से धीरे धीरे करते। बट अगर आपने साल भर नहीं पढ़े फिर लास्ट में आ गए सर बोलो स्टार्ट, हालांकि लास्ट में भी हम बताएंगे कैसे पढ़ना है, बट स्टार्टिंग से ही पढ़ लो, स्टार्टिंग से ही पढ़ो। क्योंकि लास्ट में आते आते भाई साहब क्या होगा, 12-13 घंटा पढ़ना पड़ता है भाई साहब। तब क्या होता है, बहुत मुश्किल से वन शॉट देखे, PYQ करे, सैम्पलर सर करे तो क्या करे, कन्फ्यूज़न हो रहा है बहुत चीज़ें करने के लिए, तो करे तो क्या करें। फिर हम आते बताते हैं भाई इनका इतना ही करो, ये मत लीव करो। बट अभी स्टार्टिंग से अगर पढ़ोगे तो आप हर एक चीज़ कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं इतनी चीज़ें बताऊंगा, अगर आप उनका कर लेते हो भाई साहब स्टार्टिंग से ही, तो भाई साहब 95+ स्कोर है मैथमेटिक्स का, 95+ स्कोर। तो मैं आपके ऊपर ये संभाल रहा हूँ, संभाल लेना, वन शॉट देखना है, डिटेल देखना, ये आप पे मैं निर्भर कर रहा हूँ भाई साहब। बट देखना ज़रूर है इधर वन शॉट, क्योंकि वन शॉट देखिए इनको मैं क्यों कह रहा हूँ वीडियो देखो। आप लोग सर कहेंगे हम डायरेक्ट NCERT क्यों नहीं सकते भाई साहब। NCERT सॉल्व करने से पहले चैप्टर का तो क्या है, चैप्टर में क्या फॉर्मूला है, चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट कहाँ जानोगे। जो चैप्टर की NCERT से क्या कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, नहीं सर, सिर्फ क्वेश्चन जानोगे। तो कॉन्सेप्ट जानने के लिए अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो वन शॉट देखो या फिर डिटेल लेक्चर, इनमें से किसी एक को पकड़ना है। या तो वन शॉट सभी चैप्टर्स के देखना शुरू कर दो अभी से ही, या तो डिटेल लेक्चर देखना शुरू कर दो।
ठीक, आप ये मैं छोड़ रहा हूँ। आइए नेक्स्ट, सबसे पहले आपको उठानी है सबसे ब्रह्मास्त्र वाली चीज़ जो कि है एनसीईआरटी। सबसे पहले आपको उठानी है एनसीईआरटी। वन शॉट देखा या तो आपने डिटेल लेक्चर देखा, इनमें से कोई एक देखना, या ये दोनों नहीं देखना भाई साहब। भाई डिटेल भी देख रहे हैं, वन शॉट भी देख रहे हैं, ऐसे क्या होगा, पूरा साल भर लेक्चर देखने में ही चला जाएगा, पूरा साल भर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वन शॉट देखते हैं, डिटेल देखते हैं, डिटेल फिर देखते हैं 20-30 घंटे वीडियोस वाले। नहीं, इतने नहीं देखना है, मिनिमम 4-5 लेक्चर या फिर 10 लेक्चर के अंदर किसी चैप्टर का निपटाया गया उस लेक्चर को डिटेल वाले। इतने 20-30 भाई लेक्चर के डिटेल वाले देखे करोगे क्या? 20-30 लेक्चर भाई, ये प्रोफेसर वाली क्लास नहीं चल रही है, ये कॉलेज नहीं चल रही है, 10वीं चल रही है मेरे यहाँ। तो वन शॉट देखो या फिर डिटेल देखो। हालांकि डिटेल वाले इतने नहीं पढ़ाते, 10-20 नहीं पढ़ाते हैं, 10 के अंदर ही सभी लेक्चर्स हो जाते हैं। क्लास 10th के अंदर, क्लास 10th के अंदर सभी मैथ के जो चैप्टर के डिटेल लेक्चर होंगे वो 10 लेक्चर से बिलो होंगे या फिर 15 तक ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। सबसे ब्रह्मास्त्र उसके बाद वन शॉट देखी या फिर डिटेल लेक्चर देखा, उसको देखने के बाद आपको उठानी है आपकी ब्रह्मास्त्र वाली किताब जिसका नाम है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी उठाने के बाद क्या करना है आपको, एनसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज, मान लो आपने पहला चैप्टर रियल नंबर को उठाया, वन शॉट देखा या तो आपने डिटेल लेक्चर देख लिया, उसके बाद आप आगे एनसीईआरटी के अंदर और एनसीईआरटी के उस चैप्टर का आपने हर एक एक्सरसाइज को कर लिया, जितनी भी एक्सरसाइज उसके अंदर हर किसी को कर लिया, उसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स है उसको भी कर लेना है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं, एक्सरसाइज भी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेरे यहाँ डायरेक्ट। अगर उस चैप्टर के अंदर कुछ ऑप्शनल एक्सरसाइज है तो उसको ही कर लो, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सीबीएसई कहाँ से क्या डाल देगा वो कुछ भी नहीं कहा सकता। तो ऑप्शनल भी करके तैयार रखना भाई साहब। अगर चैप्टर के अंदर ऑप्शनल एक्सरसाइज है तो उसको करना ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी के अंदर क्या करना है, सभी एक्सरसाइज करनी है, सभी एग्जाम्पल्स को करनी है, ऑप्शनल एक्सरसाइज को करना अगर है उस चैप्टर के अंदर, अगर नहीं है तो भाई लीव इट। एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई सर, अब क्या करें, अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाइए। एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाइए और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को एनसीईआरटी करने के बाद ही सॉल्व करना। पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं करी जाती, सबसे पहले एनसीईआरटी करी जाती है। पहले वन शॉट देखे या तो डिटेल लेक्चर देख लिया, उसके बाद एनसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज, सभी एग्जाम्पल, या तो ऑप्शनल एक्सरसाइज है तो उसको कर लिया, उसके बाद आगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर। सर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सर यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट छप जाता है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होती है, तो करना ज़रूरी है सर, करना ज़रूरी है। बट बिना एनसीईआरटी के कर सकते हैं क्या सर? नहीं, पहले एनसीईआरटी फिर एग्जाम्पल। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए सर। अब सर क्या करनी है सर, अब तो हो गया सर, एनसीईआरटी कर लिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर, वन शॉट या फिर डिटेल लेक्चर देख लिया। अब करना है पीवाईक्यूज मेरे यार। बहुत बच्चे कहते हैं सर पीवाईक्यू ही आपके टॉपर्स जितने भी हैं उनके इंटरव्यू देखना। हर किसी ने कहा है सर पीवाईक्यू करके जाना, कुछ करो या ना करो पीवाईक्यू करो। बट हालांकि एनसीईआरटी अगर आपने नहीं करी, एग्जाम्पलर नहीं करी, आपने वन शॉट नहीं देखा तो पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन आपसे हो गए ही नहीं। तो पीवाईक्यू से पहले इन 3 चीज़ों को करके आना। पीवाईक्यू से पहले आपको क्या करना है, वन शॉट देखना है, फिर डिटेल लेक्चर, एनसीईआरटी एग्जाम, फिर आ जाओ पीवाईक्यूज में। आपको पीवाईक्यू आप चाहो तो देखिए, पीवाईक्यू आप चैप्टर वाइज कर सकते हो। कुछ पीवाईक्यू आती है जो चैप्टर वाइज होती है, यानी एक चैप्टर रियल नंबर के लिए उसके पीवाईक्यू देख लिए, या तो पूरे स्टार्ट लास्ट में हम कर सकते हो, पूरे लास्ट में, यानी पूरा सिलेबस कंप्लीट होने में पीवाईक्यू कर सकते हो, जो पेपर वाइज होता है, ईयर वाइज, जो ईयर, या तो आप चैप्टर वाइज कर लो, चैप्टर खत्म हुआ तो उसको कर लो भाई, या तो मैं कहता हूँ आप चैप्टर वाइज कर लो। मान लो रियल नंबर कंप्लीट हुआ, रियल नंबर के पीवाईक्यू आपने तुरंत लगाए, या तो आप ईयर वाइज कर लो। जब आपका सिलेबस पूरी तरह से ख़त्म हो जाए आप तब ईयर वाइज लगा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या कर सकते हो। ठीक, तो आपको 5 से 10 साल के पीवाईक्यू करने हैं। देखिए मिनिमम आप 5 साल का करो, मैक्सिमम 10 साल का करो, 2-3 साल का नहीं करने। मिनिमम तो 5 से 7 साल, मिनिमम मैं लिखता हूँ यहाँ भाई साहब, मिनिमम 5 से 7 साल तक तो करनी ही करनी है। मिनिमम 5 से 7 साल तक आपको करनी ही करनी है मेरे यार। और मैक्सिमम 10 साल, तो भाई 10 साल करोगे तो भाई झिंगा लाला। क्योंकि सर सिर्फ एनसीईआरटी करने से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने से आपके 100 से 80 नंबर बन जाते हैं, 80 या फिर 75 प्लस नंबर बन जाते हैं। अगर किसी बच्चे ने कक्षा 10वीं की परीक्षा वन शॉट या फिर डिटेल लेक्चर देख के या फिर सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके दी है तो उसके बोर्ड में 100 में से 80 या फिर 75 प्लस नंबर बने होंगे। बट हमें 80 नंबर नहीं चाहिए,
सर हमें 90, 95, 100 चाहिए, हमें 90 प्लस, 95 प्लस और 100 चाहिए। तो अगर आपका टारगेट 80 से ऊपर यानी 90 प्लस है, 95 प्लस है, तो आपको PYQ करना पड़ेगा, क्योंकि 80 से लेकर ये जो 20 नंबर, देखिए 80 तो हमारा NCERT एग्जाम्पल और वन शॉट करके आ जाएगा, बट 80 से लेकर 100 तक का सफ़र कैसे पूरा करें, 80 नंबर से आपको 100 नंबर को कैसे लाना है, यानी यहाँ मोटो 80 नंबर लाने का नहीं, यहाँ मोटो 100 में से 100 लाने का है हमेशा। तो 100 में से 100 लाने के लिए आपको PYQ करना पड़ेगा मिनिमम 5 से 7 साल तक, या फिर 10 साल तक मैक्सिमम आपको करना पड़ेगा। फिर आ जाए सैम्पल पेपर क्वेश्चन। भाई सैम्पल पेपर क्वेश्चन क्यों होता है सर? SQP सैम्पल पेपर क्वेश्चन क्या होता है? आपने हर चीज़ कर लिया, आपको अगर एग्ज़ाम की वाइब लेनी है सर, एग्ज़ाम की वाइब, तो एग्ज़ाम की वाइब लेने के लिए होती है सैम्पल पेपर क्वेश्चंस। और सैम्पल पेपर क्वेश्चन में पैटर्न चल सकता है भाई। CBSE देखिए इस साल किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकती है, प्रोबेबिलिटी के। देखिए PYQs क्या होते हैं, पुराने साल CBSE ने क्या पूछा था, और SQP यानी सैम्पल पेपर क्वेश्चन क्या होता है, CBSE इस साल क्या पूछ सकती है। क्या मैंने कहा PYQ होता है CBSE ने पहले क्या पूछा था, SQP होता है CBSE इस साल क्या पूछने वाली है। इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। आपको 3 घंटे का टाइमर लगा के इसको सॉल्व करना है मेरे यार, 3 घंटे या फिर 2.5 आवर्स का टाइमर लगाना, इन हर एक सैम्पल का करना है। ये कब करना है सर? जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, वन शॉट कर लिया, NCERT कर लिया, NCERT एक्सरसाइज एग्जाम्पल कर लिया, PYQ कर लिए, रिवीजन मार लिया, तब सैम्पल पेपर करनी है, उससे पहले नहीं करनी है। इससे टाइम मैनेजमेंट होता है, एग्जाम की वाइब मिलती है और पैटर्न पता चलता है। देखिए CBSE एक ऑफिशियल सैम्पल पेपर आपको भेजती है हर साल, यानी CBSE सैम्पल पेपर क्वेश्चन हर साल ऑफिशियल रिलीज करती है, उसको सबसे पहले करना है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए सबसे पहले आपको उठाना है CBSE का ऑफिशियल सैम्पल पेपर, उसको करना। आपको पता चल जाए भाई साहब CBSE इस साल कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है और उनमें से कितना क्वेश्चन मुझे आ रहा है मेरे तैयारी के हिसाब से। तो वहीं से आप ये डिटेक्ट कर सकते हो कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, कौन से मेरे वीक एरियाज़ हैं। इससे आपको पता चलता है आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या है और आपके वीक एरियाज़ क्या है। जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए मेरे यार, ठीक। सैम्पल पेपर CBSE के ऑफिशियल करने के बाद आपको एक्स्ट्रा 10 से 15 सैम्पल पेपर लगाने ही पड़ेंगे। क्यों सर? टाइम मैनेजमेंट के लिए, ठीक। तो बहुत बच्चे हैं पेपर छूट जाता है, बहुत बच्चों का पेपर छूट जाता है एग्जाम में, वो पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते। भाई साहब पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे तो मार्क कहाँ से मिलेगा, मार्क कहाँ से आएगा? चांस भाई ख़त्म, 100 में 100 का चांस ख़त्म हो जाए पेपर अगर आप छोड़ के आ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, क्यों हर साल कुछ बच्चे पेपर छोड़ के आते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है सर। तो करो, सैम्पल करना पड़ेगा, मस्ट है। देखिए आपको क्वेश्चन बैंक में करना चाहिए सर। क्वेश्चन बैंक क्या होता है, इसमें क्या होता है, कुछ पब्लिकेशंस होती है, नाम ओसवाल होता है भाई, एजुकाट होता है, अरिहंट, ये कुछ पब्लिकेशंस, फेमस पब्लिकेशन ओसवाल हो गया, एजुकाट हो गया, अरिहंट हो गया, MTG वाले हो गए, ये सभी क्या है, कुछ नाम है, क्या है, कुछ पब्लिकेशन है, बुक पब्लिकेशन करते हैं हर साल। इनके कुछ क्वेश्चन बैंक से उन क्वेश्चन बैंक को आके आप एक बार देखिए। साइंस से अगर SST है तो उसको एक बार पलटिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछा रहा है। अगर मैथ है तो एक बार सॉल्व करने से थोड़ा सा रफ आइडिया लेके देखिए। क्वेश्चन बैंक से क्या होता है सर, क्वेश्चन बैंक से आपको न्यू टाइपोलॉजी के क्वेश्चन पता चलता है किस प्रकार से, जो कॉम्पिटेंसी कहते हैं ना हम सर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होगा, उसकी प्रैक्टिस कहाँ से, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस होती है वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस आपको PYQ से हो जाएगी, NCERT से हो जाएगी, SQP से हो जाएगी। और जो 20-30% जो डिफिकल्ट आते हैं ना, बच्चे कहते हैं सर कुछ 5 से 10% पेपर में कुछ क्वेश्चन है जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, वो हमसे बना ही नहीं। वो क्यों नहीं बना आपसे? इसीलिए क्योंकि वो आपने क्वेश्चन बैंक नहीं किया था। तो आपको जो भी पब्लिकेशन अच्छा लगे, ओसवाल हो, एजुकाट हो, या फिर अरिहंट हो, या फिर MTG क्यों ना हो, या फिर दिशा पब्लिकेशन क्यों ना हो, जिस भी पब्लिकेशन का आपको पसंद आता है, आपके हिसाब से क्वेश्चन में पसंद आता है, उसको लाइए, खरीदिए, सॉल्व करना स्टार्टिंग से शुरू कर दे, क्योंकि आपको न्यू टाइपोलॉजी के क्वेश्चन के साथ भी हैबिचुअल होना है। ये नहीं कि लास्ट में जा रहे हैं सर पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं पता नहीं, भाई भगवान जाने, ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग है, समय है, अभी से शुरुआत कर लीजिए, बहुत समय है हमारे पास। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत टीचर्स को बताते नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए साल के अंदर ये जो 2024 और 25 है, पिछले साल, उससे पिछले साल, हर साल क्या होता है, CBSE कुछ ना कुछ लॉन्च करते रहती है।
देखिए सबसे पहले तो सीबीएसई अपनी ऑफिशियल सैम्पल पेपर को रिलीज़ करती है। ऑफिशियल सैम्पल पेपर क्वेश्चन को रिलीज़ करने के बाद सीबीएसई क्या करती है, साल के बीचों कभी कभार मतलब सितंबर के किनारे या फिर अगस्त के अक्टूबर के बाद में क्या करती है सीबीएसई, एडिशनल सैम्पल पेपर क्वेश्चंस डालती है, निकालती है। उसको भी आपको करना है मेरे, उसको भी आपको करना है। कुछ एडिशनल, ये एक्स्ट्रा डी आ गया, ये एक्स्ट्रा डी कहाँ से आ गया, एडिशनल क्वेश्चंस निकालती है भाई साहब। सीबीएसई लॉन्च करती है साल के बीचों बीच कभी कभी एडिशनल सैम्पल पेपर। देखिए ये तो ऑफिशियल एक होता है, ऑफिशियल तो सबसे पहले रिलीज़ करती है, उसके बाद कुछ एडिशनल सैम्पल पेपर रिलीज़ करती है रिवीजन के लिए, उसको आपको करना है। एडिशनल क्वेश्चंस रिलीज़ करती है, उसको आपको करना है। और क्या रिलीज़ करती है सीबीएसई, एडिशनल प्रैक्टिस पीडीएफ रिलीज़ करती है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ। सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के पीडीएफ निकालती है, केस बेस्ड क्वेश्चन के पीडीएफ निकालती है, सभी चीज़ें निकालती है सीबीएसई अपने। उनके वेबसाइट में जाके चेक करिए क्या क्या निकालती है, उन सभी को करिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड पीडीएफ निकालती है, एमसीक्यू की पीडीएफ निकालती है, प्रैक्टिस पीडीएफ निकालती है, कहने का मतलब है। तो इनको जाके करिए, जितनी चीज़ें सीबीएसई निकालती है ना पूरे साल भर, इनको करना मस्ट है, क्योंकि इससे सीबीएसई क्या पूछना चाहता है वो पता चल जाता है मेरे यार। सीबीएसई की पूछने की जो लैंग्वेज है वो हमको पता चल जाता है, इससे तैयारी और भी मजबूत। एक कुछ प्रो टिप्स कहना चाहता हूँ वीडियो को एंड करने से पहले। प्रो टिप्स क्या है, जल्दी शुरुआत करिए। अभी मई, देखिए समय नहीं है, मई खत्म होने वाला है, जून आने वाला है मेरे यार। देखते ही देखते जून चला जाएगा, जुलाई आ जाएगा, अगस्त आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब में परीक्षा। भाई फेब में परीक्षा हो जाएगी मेरे यार, तो समय नहीं है। ये मत समझिए समय है, सर ने कह दिया तो समय है, समय नहीं है बिल्कुल। तो देखिए जून को आप यूटिलाइज करिए बढ़िया से, स्टार्ट अर्ली, मतलब अप्रैल से। भाई टॉपर बंदा जो है वो अप्रैल से शुरुआत कर चुका होगा, टॉपर बंदा अप्रैल में शुरुआत कर चुका होगा। मेम भाई लगातार ताबड़तोड़ तैयारी चल रही होगी, तैयारी भाई साहब किसकी, टॉपर की, मई के अंदर। बट अगर आपने 2 महीने रेस्ट कर लिए तो कर लिए, अब मत करना। जून से पढ़ाई शुरुआत कर लो, जून से वेस्ट मत करो, 1 जनवरी से पढ़ना शुरू कर दो मेरे यार, लेट मत करिए। इससे खुद के नोट्स बनाइए, किसी के नोट्स डाउनलोड ना करें, खुद के नोट्स बनाइए। कैसे, लेक्चर देखते हुए नोट्स बनाइए खुद के खुद। जो लेक्चर देखते हो ना भाई, उस लेक्चर को देखते हुए खुद के नोट्स बनाइए। रेगुलरली रिवाइज कर हर एक सब्जेक्ट को आपको रिवाइज करना है। मैथ हो, एसएसटी हो या फिर साइंस हो, हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत ही क्यों ना, उनको भी रेगुलरली रिवाइज करना है। क्योंकि कभी कभार मैथ के पेपर या फिर साइंस या एसएसटी पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, तो वहाँ आपको इंग्लिश मदद करता है आपके मार्क को बढ़ाने के लिए। क्योंकि इंग्लिश ईजी होता है 100 में 100 स्कोर करने के लिए, हिंदी संस्कृत भी ईजी होता है 100 में 100 स्कोर करने के लिए। हालांकि हिंदी इंग्लिश में कोई 100 में 100 नहीं देता है, हालांकि 95 प्लस दे देते हैं, 90 प्लस या 95 प्लस दे देते हैं अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, आपको हर चीज़ आती है। आपको मेन सब्जेक्ट में फोकस करना ही है, मैथ, एसएसटी, साइंस में फोकस करना ही है, बेहतरीन करना है। बट कभी हिंदी या संस्कृत या फिर इंग्लिश को भूलेगा मत, क्योंकि यही मार्क बूस्ट है। कभी कभार मैथ धोखा दे सकता है, साइंस धोखा दे सकता है, एसएसटी धोखा दे सकता है, क्योंकि सीबीएसई कभी कभी इनके बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन देता है, हॉट क्वेश्चन देता है भाई साहब। तो मान लो आपके क्या हुए, आपको वो क्वेश्चन है, आपको मान लो मैथ के 100 नंबर के पेपर में से 80 नंबर का पेपर, मान को 15 नंबर आए नहीं, 65 रह गए आपके, और 20 इंटरनल 85, 100 में से 85 आपके रह गए, है ना। तो वहीं आपका काम आएगा परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए, कौन काम आएगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये काम आएंगे। वीकली और मंथली टेस्ट देना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि खुद को इवैल्यूएट भी करना है। पीवाईक्यू, सैम्पल पेपर और क्वेश्चन इनको ज़रूर सॉल्व करिए, टाइम टू टाइम सॉल्व करिए, इनको भी रिवाइज करना है। एनसीईआरटी, एनसीडी एग्जाम्पलर को सॉल्व करना है मेरे यार। खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स या फिर रिवीजन नोट्स बनाइए, क्योंकि रिवीजन करने एक दिन के अंदर भाई एग्जाम के 1 डे बिफोर आप हर एक एनसीईआरटी क्वेश्चन, हर एक पीवाईक्यू नहीं कर सकते, हर एक सैम्पलर नहीं कर सकते। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अपने शॉर्ट नोट्स और रिवीजन नोट्स बनाने पड़ेंगे। कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं उसकी मैं डिटेल चर्चा करेंगे आगे के दिनों में, बट आपको बनाना ज़रूरी है। मैं कहना चाहता हूँ आपको जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, किसी भी पीवाईक्यू हो, सैम्पल पेपर या फिर एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्यों ना हो, या फिर आपके वन शॉट या फिर डिटेल लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन कराया क्यों ना हो, उनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको क्या लगता है, डिफिकल्ट फेस लगता है, तो उसको मार्क कर दीजिए, उसको मार्क कर दीजिए। कैसे मार्क करना, टिक लगा दीजिए, सर ये डिफिकल्ट है मेरे लिए, इसको टिक लगा दिया। उसको कहाँ लिख दिया, शॉर्ट नोट्स के कॉपी के अंदर टिक लगा के लिखना है भाई डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और उन्हीं क्वेश्चन को आपको एग्जाम से पहले देखे जाने, क्योंकि ये क्वेश्चंस उस समय में से बने नहीं थे,
और जो क्वेश्चन आपके एक ही समय आपसे एक ही बार में हो जाता है तो उसको मत करिए, क्योंकि एग्जाम से मगर मान लो एग्जाम के अंदर बहुत कम गैप है तो आपको वहाँ पर क्वालिटी चीज़ें पढ़नी है, हर चीज़ को नहीं पढ़ सकते आप। ये पूरी प्रो टिप्स है, प्रो टिप्स को ही देखना। पूरा वीडियो मैंने आपको बता दिया हाउ टू स्टार्ट मैथमेटिक्स, और ये बेहतरीन वीडियो है मेरे हिसाब से। और इस वीडियो को पूरा देखना है, देख लिया होगा मुझे लगता है आप सभी ने। अगर देख लिया है तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो के अंदर क्या क्या आपको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बेहतरीन क्लास के अंदर। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।